हेलो एवरीवन। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं फॉलन एंजल्स के बारे में। फॉलन एंजल्स का सिंपल मतलब ये होता है ऐसे स्टॉक्स जो एक टाइम पे मार्केट्स के फेवरेट थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से अब उनमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सब कंपनीज को मैंने वॉच लिस्ट पे ऐड किया है। तो इनमें अगर आप कॉमन पैटर्न देखोगे तो एक टाइम पे ये सब कंपनीज मार्केट फेवरेट हुआ करता था। अब इनमें काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है। अगर हम इनका ऑल टाइम हाई से कंपैरिजन देखें तो इनमें जो एवरेज करेक्शन है वो 30 से 60% के आसपास है। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो इनका जो क्वार्टर रिजल्ट्स आया था उनमें जो वाई ग्रोथ वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो चुका है। ये लास्ट मेनी क्वार्टर्स में ये स्लोएस्ट ग्रोथ था। तो ये एवरेज 40 से 50% इनका जो ग्रोथ इंजन था अब वो घट के 2% पे आ चुका है। तो डिक्सन को इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा हेडविंड्स फेस करना पड़ा, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम इनका पी मल्टीपल देखें तो ये 5 ईयर्स के लोएस्ट पे चल रहा है। इनको 100 के ऊपर का मल्टीपल मिलता था, अब वो गिर के 50 के भी नीचे आ चुका है। और वहीं अगर हम इनको ईवी बाय इबिट्टा पे देखें तो इनको 100 के ऊपर का भी ईवी बाय इबिट्टा मिलता था एक टाइम पे, अब वो घट के 25 टाइम्स आ चुका है। तो वैल्यूएशन में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ऑलवेज ट्रेडेड एट अ प्रीमियम। उसके काफ़ी सारे रीजंस भी थे। अगर आप इनका कैश फ्लोज देखोगे काफ़ी अच्छा कैश फ्लोज है। ये कंसिस्टेंटली फ्री कैश फ्लो भी जनरेट करते जा रहा है। एंड देन दे हैव इंडस्ट्री लीडिंग आरओई। एंड देन इफ आई सी देयर वर्किंग कैपिटल, दे ऑपरेट इन नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। इन रीजंस की वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजीज हर समय प्रीमियम पे ट्रेड करते जा रहा था। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे जो मैनेजमेंट में हाईलाइट किया था। डिक्सन का जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है वो उनके मोबाइल डिवीजन से आता है। उनका मोबाइल में जो टॉप क्लाइंट है वो है मोटरोला। मोटरोला ने क्या किया, डिक्सन के साथ जो एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप था उसको एंड कर दिया था इन 2024। दे आर नाउ लुकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर ऑपरेशंस। मोटरोला ने कार्बन के साथ अपना एग्रीमेंट चालू कर दिया। इसके कारण जो वॉल्यूम्स डिक्सन को मिला था अब वो कार्बन को चला गया है। इसके कारण उनके वॉल्यूम्स में इम्पैक्ट है। और प्लस स्मार्टफोन इंडस्ट्री में वो है इंक्रीजिंग मेमोरी प्राइसेस। एआई बूम के कारण मेमोरी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण अगर आप देखोगे तो सैनडिस्क, माइक्रॉन, ये सब कंपनीज लास्ट 1 ईयर में 10 टाइम्स से भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। उसके पीछे जो मेजॉरिटी रीजन था कि एआई में ये चिप्स का काफ़ी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज होते जा रहा है, जिसके कारण अब जो स्मार्टफोन मार्केट है उसमें सप्लाई का इश्यूज आ रहा है। अब वॉल्यूम्स में इम्पैक्ट आ सकता है। इन 2026 ऑल्सो ये प्रॉब्लम रह सकता है। डिक्सन का जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है वो मोबाइल डिवीजन से आता है। अगर आप देखोगे और वाई वाई बेसिस में काफ़ी लो ग्रोथ है एट 5%। ये इशू 2026 पे भी कंटिन्यू हो सकता है। पीएलआई FY26 में एंड हो जाएगा। अगर आगे ये कंटिन्यू नहीं होता है तो डिक्सन के मार्जिन में भी प्रेशर आ सकता है। और उनका एक जेवी चल रहा था वीवो के साथ, वो अभी उसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं आ रहा। इसके कारण अगर आप देखोगे तो ये सब फैक्टर्स को मिला के डिक्सन के जो वैल्यूएशन है वो कंप्रेस होते जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि वो अभी उनका जो 40,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है कि वो 3-4 ईयर्स में 1 लाख करोड़ रेवेन्यू का हिट कर सकते हैं। लेकिन ये हेडविंड्स के कारण ये ग्रोथ डिले हो सकता है। तो उनका जो 40% का कैगर है अब वो कम होकर 25 से 30% कैगर हो सकता है। तो उसके कारण जो उनका वैल्यूएशंस कंप्रेस होते जा रहे हैं। लॉन्ग रन में डिक्सन काफी अच्छा कर सकता है। दिस हेडविंड्स के कारण इनके शॉर्ट टर्म में काफी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो इनका जो हाई मल्टीपल है इस कारण सस्टेन नहीं किया। लॉन्ग रन में डिक्सन अच्छा कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में काफी सारे हेडविंड्स है। दे आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग इन अ लॉट ऑफ डिवीजन। Dixon should be in your tracking list because this is one of the leading EMS players because of their negative working capital, उनका जो इंडस्ट्री लीडिंग रिटर्न ऑन इक्विटी है, और प्लस दे ऑल्सो जनरेट अ लॉट ऑफ फ्री कैश फ्लो। एंड देन वी हैव प्रेस्टीज एसेट्स। इन्होंने रिजल्ट्स रिपोर्ट किया था और इनका काफी अच्छा रिजल्ट्स आया था। इफ आई सी देयर प्री सेल्स ग्रोथ, इनका जो 9 मंथ FY26 का जो प्री सेल्स था उसमें 122% का ग्रोथ है, और उनका जो कलेक्शन ग्रोथ है वो 49% का ग्रोथ है। प्रेस्टीज का काफी अच्छा रिजल्ट आया डिस्पाइट ऑफ द हेडविंड्स। उनका वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी अच्छा है, 109% का वॉल्यूम ग्रोथ। प्रेस्टीज के टोटल 4 बिजनेस सेगमेंट्स है, रेसिडेंशियल, रिटेल, कमर्शियल एंड हॉस्पिटैलिटी। इनका जो हॉस्पिटैलिटी का डिवीजन है इसका भी आईपीओ आने वाला है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी कैन सी द आईपीओ। दिस इज द रेसिडेंशियल पोर्टफोलियो। रेसिडेंशियल पोर्टफोलियो में जो अभी करंटली फ्री कैश फ्लो पोटेंशियल है वो लगभग 50,000 करोड़ का है। ये 50,000 करोड़ विल बी रियलाइज्ड इन नेक्स्ट 4 to 5 years। एवरेज ईयरली फ्री कैश फ्लो विल बी 8 से 10,000 करोड़ फॉर द कमिंग फ्यू ईयर्स। इनका जो टोटल लॉन्च पाइपलाइन है वो है अराउंड 45 मिलियन स्क्वायर फीट विद अ टोटल जीडीपी वैल्यू ऑफ अराउंड 45,000 करोड़। ये सब प्रोजेक्ट्स आगे नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में लॉन्च होने वाले हैं। और इनका जो टोटल जीडीवी ऑफ न्यू एक्विजिशंस, इसका मतलब ये हुआ तो इनका जो बिजनेस डेवलपमेंट पाइपलाइन है, ये सब प्रोजेक्ट्स को इन्होंने अभी अक्वायर किया है जो आगे नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में लॉन्च होगा। इन्होंने अभी तक इन 9 मंथ्स FY26 40,000 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स को अपने पाइपलाइन में ऐड किया है। दिस इज द अनरिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू। करंटली जो प्रेस्टीज का अनरिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू है वो है अराउंड
921 crore. So these revenue will get recognized. So as projects start getting delivered, इनका revenue recognize होना चालू होगा. So real estate companies में क्या होता है, आप जैसे ही प्री सेल कर लेते हो तो वो प्रोजेक्ट जैसे ही डिलीवर होगा तब वो रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज होगा. फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी कोई प्रोजेक्ट अभी लॉन्च करती है तो वो प्री सेल में आ जाता है, लेकिन अगर वो जब डिलीवर करता है देन ओनली दे कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू. सो प्री सेल से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होने में ये 3 से 4 ईयर्स लगता है. सो दिस इज द टोटल कमर्शियल पोर्टफोलियो. सो इनका कमर्शियल पोर्टफोलियो में इन्होंने ये काफ़ी अच्छा स्लाइड शो किया. सो इनका जो FY 26 का जो प्रोजेक्टेड एन्युटी इनकम है वो अराउंड 830 करोड़ के आसपास है. और ये मैनेजमेंट कह रहा है बाय एंड ऑफ FY 30 दिस कैन इंक्रीज टू 3980 करोड़. सो इनका जो एन्युटी पोर्टफोलियो है इन द कमर्शियल स्पेस वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है. सो देयर एग्जिट रेंटल्स फॉर FY 26 इज 829 crore, and their exit rentals which they are planning by FY 30 will increase to 3980 crore. So their annuity income projection in the retail portfolio, so FY 26 में अराउंड 275 करोड़ था, और ये मैनेजमेंट का एस्टिमेट है कि बाय FY 30 इट कैन इंक्रीज टू 1176 करोड़. सो प्रेस्टीज को अगर मैं शॉर्ट में आपके साथ समराइज करूँ, सो मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है कि वो अपने कमर्शियल पाइपलाइन को काफ़ी अच्छा बिल्ड कर ले, विच विल इंक्रीज टू 5000 करोड़ बाई FY 30. सो अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो प्रेस्टीज इज बोथ अ रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्ले. तो अगर आपको प्रेस्टीज को वैल्यू करना है तो उनका आपको कमर्शियल सेगमेंट और रेसिडेंशियल सेगमेंट दोनों को मिला के वैल्यू करना है, क्योंकि जो मेजॉरिटी कंपनीज लिस्टेड है वो रेसिडेंशियल साइड में है, लेकिन जो प्रेस्टीज है वो बोथ इन कमर्शियल साइड प्लस रेसिडेंशियल साइड और उनका हॉस्पिटैलिटी का डिवीजन है. सो ये डाइवर्सिफाइड प्ले है. एंड देन वी हैव कल्याण ज्वेलर्स. सो कल्याण ज्वेलर्स में कंसिस्टेंटली करेक्शन आते जा रहा है. अगर आप उनका लास्ट 3 ईयर्स का चार्ट देखोगे तो इनका जो पी चल रहा है वो लोएस्ट लेवल पे चल रहा है. तो पी में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया. तो ये एक पॉइंट पे 100 के ऊपर का पी चलता था, अब ये गिर के 40 के नीचे आ चुका है. सो अगर हम इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो ये कंसिस्टेंटली 30% ग्रो करते जा रहे हैं. और इस क्वार्टर का रिजल्ट जो अभी पेंडिंग है, लेकिन मैनेजमेंट ने Q3 में अपडेट शेयर किया था, तो इस क्वार्टर का जो ग्रोथ है 40% के ऊपर है. सो दिस ईयर दे कैन एंड एट 30% प्लस ग्रोथ. सो अभी कंसर्न क्या है, गोल्ड प्राइस कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है. इसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी फुटफॉल काफ़ी कम है बिकॉज ऑफ द हाई गोल्ड प्राइसेस. सो अगर गोल्ड प्राइस करेक्ट नहीं होगा तो फुटफॉल में इंपैक्ट आ सकता है. लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिल्वर और गोल्ड में काफ़ी अच्छा करेक्शन है. आप देख सकते हो सिल्वर में अराउंड 18% का करेक्शन है, अब $93 पे आ चुका है. तो इसका अगर आप हाई देखोगे, आज ही वो $118 था. और गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, इन तीनों प्रेशियस मेटल में काफ़ी अच्छा करेक्शन है. सो इनमें काफ़ी अच्छा रैली चल रहा था, तो ऑफकोर्स करेक्शन आना ड्यू था. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी ज्वेलरी रिटेलर के लिए है, इनके वॉल्यूम्स में प्रेशर है. अगर गोल्ड प्राइस और गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते जाता है तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आने वाला है. ऐसा करेक्शन आता है, इस चक्कर में फुटफॉल इंक्रीज होने लगेगा. सो करंटली इनका जो प्लेज है वो अराउंड 25% है. सो प्रमोटर बॉट 2% स्टेक लास्ट ईयर फ्रॉम वारबर्ग पिंकस एट 535 पर शेयर. सो इन्होंने जो ये परचेज किया था, ये लेवरेज में परचेज किया था. सो अभी शेयर प्राइस गिरते जा रहा है तो उनको मार्जिन कॉल भी आ सकता है. सो वैल्यूएशन वाइज कल्याण काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है. सो इफ़ आई लुक एट द फॉरवर्ड वैल्यूएशन, सो उनका जो PBT मार्जिन मैनेजमेंट ने गाइड किया है वो 5% के ऊपर है. सो उनका रफली पैट मार्जिन 3.5 से 3.8% के आसपास आता है. और मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली डेट पे करते जा रहे हैं इन द इंडिया बिजनेस. सो इनको इंटरेस्ट कॉस्ट पे भी बेनिफिट मिल रहा है. सो इफ़ आई सी, they can this year they can roughly do a pat of around 1100 से 1200 crore. So on the basis of that, currently they are trading at 30 times, 30 से 32 टाइम्स का पी पे चल रहा है. वहीं फॉरवर्ड मल्टीपल अगर हम देखें, अगर इनका जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहता है 25 से 30%, सो फॉरवर्ड इनका वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता हो गया. सो कल्याण ज्वेलर्स आप रडार में रख सकते हो. इस क्वार्टर का जो कॉन कॉल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और इनका जो रिजल्ट है वो 6 फेब में शेड्यूल है. एंड देन वी हैव न्यूजन सॉफ्टवेयर. तो इनमें काफ़ी अच्छा करेक्शन आया, तो इनका आप करंट पी देखोगे तो 25 टाइम्स है. तो एक टाइम पे ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था. अगर मैं आपको उनका 3 ईयर चार्ट देखूँ तो इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 1600 के भी ऊपर था. 60 से 70% ऑलमोस्ट ये ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुका है. अगर मैं इनका पी देखूँ तो लास्ट 3 ईयर्स में जो इनको 80 का पी मिलता था, अभी गिर के 25 पे हो चुका है. अगर मैं इनका 10 ईयर मीडियन देखूँ तो ऑलमोस्ट ये 10 ईयर मीडियन के आसपास आ चुका है. तो शॉर्ट टर्म में अगर वैल्यूएशन ज़्यादा इन्फ्लेट होता है तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे ना, वो मीडियन के लेवल पे आ ही जाता है. सो बी केयरफुल वेन एवर यू आर बाइंग स्टॉक एट हाई वैल्यूएशन. अगर आप इनका ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो चुका है फ्रॉम लास्ट 3 क्वार्टर्स. सो ये 25% का जो ग्रोथ इंजन है, अब घट के इनका ग्रोथ 4 से 5% आ चुका है ड्यू टू मल्टीपल हेडविंड्स दे डिस्कस इन द कॉन कॉल. अनलेस एंड अनटिल अगर इनका ग्रोथ इंप्रूव नहीं होता है तो ये डील अट्रैक्टिव नहीं होता है,
वैल्यूएशन वाइज ऑफ कोर्स ये अट्रैक्टिव है, डाउनसाइड काफ़ी कम लगता है यहाँ से, क्योंकि इनमें जो मेजॉरिटी डीरेटिंग होना था वो हो चुका है। और मैनेजमेंट का अगर आप कॉन कॉल सुनोगे तो उनका जो मेन फोकस है वो अपने एनविटी बिजनेस को इंक्रीज करते जा रहे हैं। सो दे आर फेसिंग हेडविंड्स इन सम मार्केट्स। उनके डील विंस अच्छे थे क्वार्टर में, का ग्रोथ इंक्रीज होने लगता है तब ये डील अट्रैक्टिव होगा, कि आप इसको ट्रैक करते रहो। एंड देन वी हैव सीएसबी बैंक। तो सीएसबी बैंक में भी काफ़ी अच्छा करेक्शन आया था। तो इनके क्वार्टरली जो अपडेट आया था उसके बाद स्टॉक में काफ़ी अच्छा रन अप आया था, क्योंकि इनका जो ग्रोथ है एडवांस का और डिपॉजिट ग्रोथ वो 20% के ऊपर आ रहा है, तो इनका इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ है। सो मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम आया था उनका एसेट क्वालिटी के कारण आया था। जहाँ बाकी बैंक्स का अगर आप एसेट क्वालिटी देखोगे तो क्यू ऑन क्यू बेसिस में इंप्रूवमेंट आ रहा है, और इनका एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आया, उस चक्कर में मार्केट में इसमें काफ़ी अच्छा करेक्शन आया। तो अभी क्या हो रहा है मार्केट्स में, कोई भी स्टॉक अगर थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है अपने अर्निंग्स में, तो मार्केट उसको काफ़ी ज़्यादा पनिश करते जा रहा है। अगर मैं इनका प्राइस टू बुक देखूँ, प्राइस टू बुक इनका काफ़ी रीजनेबल है, 1.5 टाइम्स। अभी शॉर्ट टर्म में 2 के आसपास भी चला गया था, अब करेक्शन आने के बाद फिर ये 1.5 आ चुका है। और उन्होंने कॉन कॉल में कहा था कि ये वन ऑफ इवेंट है, Q4 में एसेट क्वालिटी में स्टेबिलिटी आने लगेगा, और इनका जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है ये 20% ग्रोथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और इनको FY27 FY28 में इनका अर्निंग्स में काफ़ी बूस्ट आ सकता है, क्योंकि इनका जो कॉस्ट है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, वो इंप्रूव होने लगता है, तो उनको ऑपरेटिंग लेवरेज फ्यूचर में मिलेगा, तो इसको आप ट्रैक कर सकते हो। एंड देन वी हैव ईपैक फ्री पैप। सो ये काफ़ी पॉपुलर स्टॉक था, जिसका आईपीओ आने के बाद ये 50% 60% सीधे इंक्रीज हो गया था, बिकॉज ऑफ द ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स विच दे रिपोर्टेड इन Q2। एंड देन व्हाट हैपेंड इन Q3, इनका रिजल्ट्स में काफ़ी बड़ा डिप आया ऑन क्यू एन क्यू बेसिस। सो पीईबी सेक्टर में क्या होता है हिस्टोरिकली, Q3 और Q4 हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहता है, और Q2 इम्पैक्टेड रहता है बिकॉज ऑफ द मॉनसून। सो डिस्पाइट बीइंग अ सीजनली वीक क्वार्टर, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स रिपोर्ट किया Q2 में। और Q3 सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है, उसके बाद भी उन्होंने Q3 में काफ़ी वीक रिजल्ट्स रिपोर्ट किया। सो अगर आप Q2 में उनका कॉन कॉल रीड करोगे तो मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि उनका काफ़ी अच्छा H2 होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उनका कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और उन्होंने जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस दिया था कि वो 30 से 35% के अगर ग्रोथ करेंगे, लेकिन इस कॉन कॉल में उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस को रिवाइज करके 20% पे कर दिया। तो मार्केट ने उसको इनको प्रीमियम वैल्यूएशन इसलिए दिया कि पीईबी कंपनी से हाईएस्ट ग्रो करते जा रहा था, और उनका आगे का जो गाइडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन अब फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, जो इनको 40 का पी मल्टीपल मिलता था, अब वो 20 पे आ चुका है। रीज़न ये है क्योंकि इनका जो ग्रोथ है, गाइडेंस है, वो कम हो चुका है, और प्लस मार्केट्स थोड़ा सा मैनेजमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि सडनली इन वन क्वार्टर दे हैव रिड्यूस द ग्रोथ गाइडेंस फ्रॉम 30 से 35% टू 20%। और इनका अगर आप अर्निंग्स कॉल सुनोगे तो उन्होंने यही कहा था कि मॉनसून साउथ में थोड़ा सा इलोंगेटेड हो गया था, उसके कारण दे गॉट सम इम्पैक्ट, और उनका जो 35 से 40 करोड़ का बिलिंग है वो नेक्स्ट क्वार्टर पे स्पिल ओवर हो जाएगा, तो इसके कारण भी इनको इम्पैक्ट आया था। सो FY26 का उनका जो गाइडेंस है वो 1500 करोड़ फिर भी इंटैक्ट है। सो 1500 करोड़ इफ दे कैन डू अ 30% प्लस ग्रोथ। और नेक्स्ट ईयर उनका जो गाइडेंस है वो अराउंड 1800 करोड़ है, विद एन एबिटा मार्जिन ऑफ 10.5 टू 11.5% मार्जिन। सो उस बेसिस पे अगर आप इनका FY27 का मल्टीपल देखोगे तो बिलो 20 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छा हो चुका है। मार्केट्स पहले इनको 30 से 35% का ग्रोथ इंजन पे वैल्यू करा था, लेकिन इनका जो ग्रोथ अब स्लो डाउन हो चुका है, अब मार्केट्स उसको 20% पे ला दिया है। सो इन स्टॉक्स पे आप ये कॉमन देखोगे, ग्रो करते जा रहे थे तो उनका कंसिस्टेंटली रीरेटिंग होते जा रहा था, लेकिन एक क्वार्टर में कुछ प्रॉब्लम के आने के कारण उनका जो स्टॉक है वो सीधे 40-50% गिर जाता है, और वैल्यूएशन अगर आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखोगे तो मीडियन पे आ जाता है। तो आप कभी भी हाई वैल्यूएशन पे ले लेते हो ना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी लो होता है, और कोई भी प्रॉब्लम आता है कोई भी क्वार्टर में, तो आप स्टॉक को देखोगे 20 30 40% गिर जाता है। सभी कंपनीज काफ़ी अच्छी है, आप इनको ट्रैक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।